नमस्कार। मैं ममता गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर में केमिस्ट्री लेक्चरर हूँ। आज का मेरा टॉपिक है ग्लास। अब सबसे पहले हम ग्लास का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ग्लास जो होते हैं वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होते हैं। इन ग्लास का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिसऑर्डर मटेरियल्स होता है, यानी कि इनका जो अरेंजमेंट होता है वो सिस्टमेटिक नहीं होता है। इसलिए हम इनको एमॉर्फस मटेरियल्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं। ये जो ग्लास होते हैं ये ट्रांसपेरेंट होते हैं और ये कलराइजेशन इनके अंदर होता है, इसलिए हम इनको मल्टीपर्पस यानी कि डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ में लेते हैं। जो ग्लास होता है वो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। जो ग्लास मैंने अभी आपको बताया कि इसको हम अमॉर्फस मटेरियल्स में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मतलब क्या होता है कि इनका जो रेगुलर अरेंजमेंट है ग्रुप का, इनका रेगुलर अरेंजमेंट है किसी एटम का, मॉलिक्यूल्स का या आयंस का है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। यानी कि इनमें जो अरेंजमेंट होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, वो एब्सेंट रहता है। इसलिए ग्लास जो होते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। क्रिस्टलाइन में जो कैरेक्टर होता है लॉन्ग रेंज मोटिफाई वाला, वो इसमें एब्सेंट रहता है। इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर रहता है। तो इसमें क्या होता है कि जो शॉर्ट रेंज में होता है ना, वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर में क्या होता है कि जो अरेंजमेंट होता है आयंस मॉलिक्यूल्स का, वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता शॉर्ट रेंज में। और लॉन्ग क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्रिस्टलाइन जो फॉर्म होते हैं उनके अंदर लॉन्ग रेंज ऑर्डर प्रॉपर तरीके से होता है। इसलिए ग्लास को हम शॉर्ट रेंज ऑर्डर के अंदर डालते हैं और ये ग्लास मटेरियल्स नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, एमॉर्फस मटेरियल्स होते हैं। ग्लास फॉर्मेशन। ग्लास फॉर्मेशन को जो मेनली अपन क्रिस्टल फॉर्मेशन को हम एक्सप्लेन करते हैं टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप में। इसमें क्या होता है कि जब स्लो कूलिंग करते हैं तो हम लोग को क्रिस्टल फॉर्म मिलता है, जिसमें क्रिस्टलाइन न्यूक्लियर फॉर्मेशन होता है और कंपाउंड्स क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है। पर अगर कूलिंग रेट फास्ट होती है, मतलब कि कोई टाइम नहीं मिलता है, कूलिंग रेट फास्ट होती है, तो क्रिस्टलाइन न्यूक्लियर है वो उनको हम लिक्विड से डायरेक्ट हम उसको ठंडा करते हैं, सुपर क्यूल करते हैं, तो वो एक नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जैसा कि ग्लास होता है। कुछ जो ऑक्साइड्स होते हैं वो इजीली ग्लास फॉर्म कर लेते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, ग्लास फॉर्मर या ग्लास नेटवर्क फॉर्मर कहते हैं। जैसे जो मैंने अभी बताया कि कुछ ऑक्साइड्स आसानी से ग्लास फॉर्म कर लेते हैं, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे SiO2, B2O3, P2O5, SiO2, GeO2 एंड AS2O3। ये अपने आप ही आराम से आपस में मिलकर ही ये अपने ग्लास को फॉर्मेशन कर लेते हैं, और ये आपस में एक दूसरे से मिलकर भी मिक्स्ड फॉर्म में भी, मिक्स ऑक्साइड्स फॉर्म में भी, मिक्स प्रोपोर्शनल में भी कंबाइन होकर आराम से ग्लास फॉर्म कर लेते हैं। और कुछ ऑक्साइड्स हैं जैसे कि Na2O, Li2O, K2O, Bi2O3, Al2O3, V2O5, PbO, TeO2, MO3, WO3। ये जो होते हैं ये आपस में ग्लास फॉर्म नहीं करते हैं। ये ग्लास फॉर्मेशन जो नेटवर्क होता है, ऑक्साइड्स का नेटवर्क होता है, उसको फॉर्म नहीं होने देते या फिर उसके नेटवर्क फॉर्मिंग रीजन को बढ़ा देते हैं। तो इनको हम ग्लास मॉडिफायर या फिर ग्लास नेटवर्क मॉडिफायर भी कहते हैं। इनको अगर इनमें जब ग्लास मॉडिफायर ऑक्साइड्स जब बनते हैं, जब इनमें अप्रोप्रिएट क्वांटिटी के ऑक्साइड्स मिलाए जाते हैं, और इस तरह की जो ग्लास मॉडिफाइड ऑक्साइड्स होते हैं उनको हम कंडीशनर ग्लास फॉर्मर कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ ग्लास की बात कर लेते हैं। जो ग्लास क्या कहते हैं, कई ग्लास मैंने अभी आपको कंपोजिशन के बेसिस पे हम लोग इनको दो पार्ट में ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं। एक तो मैं ऑक्साइड ग्लासेस और एक नॉन ऑक्साइड ग्लासेस। ऑक्साइड ग्लासेस मैंने अभी आपको बताया कि जो आपस में कंबाइन होकर आराम से ग्लास फॉर्म कर लेते हैं, उनको हम ऑक्साइड्स ग्लासेस कहते हैं। नॉन ऑक्साइड्स जो आराम से ग्लासेस फॉर्म नहीं करते हैं। ऑक्साइड्स जो होते हैं वो डिफरेंट सिंगल कंपाउंड ग्लासेस भी हो सकते हैं, बाइनरी सिस्टम्स में फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसे कि सिंगल कंपाउंड्स फॉर्म ग्लासेस कैसे होते हैं, SiO2 ग्लास बना लेता है। बाइनरी सिस्टम में जैसे SiO2 Na2O के साथ कंबाइन होकर बाइनरी सिस्टम बना लेता है। टर्नरी सिस्टम में जैसे B2O3 Na2O K2O ये आपस में कंबाइन होकर टर्नरी सिस्टम बना लेते हैं। या क्वाटरनरी ग्लास सिस्टम भी होता है, जिसमें Li2O P2O5 NB2O5। या फिर मल्टी कंपोनेंट ग्लासेस सिस्टम भी बना लेते हैं, जैसे कि SiO2 Al2O3
CO3, CaO, MgO, Na2O, SiO2, Al2O3, CaO, MgO, K2O। ये मल्टी कंपाउंड ग्लासेस सिस्टम का एग्जाम्पल है। ऑक्साइड्स को उनके कंपोजिशन के बेसिस पे भी हम क्लासीफाई करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन में एग्जांपल है सोडा लाइम ग्लासेस। सोडा लाइम ग्लासेस में मेनली सिलिका, सोडा और लाइम होते हैं, जिसमें सिलिका का जो कंपोजिशन होता है यानी कि SiO2 का कंपोजिशन होता है वो 60 to 75% होता है। सोडा का जो होता है वो 12 to 18% होता है, और जो लाइम का होता है उसमें 5 से 12%, 3 से 5 या 12% होता है। ये एक्चुअली इनकी बहुत महंगे ग्लासेस नहीं होते हैं, कमर्शियली बहुत महंगे ग्लासेस नहीं होते हैं। ये अब विंडो ग्लासेस बनाने के काम में आते हैं, क्योंकि इनका जो लाइट ट्रांसमिशन है वो बहुत अच्छा होता है, और ये ग्लास कंटेनर्स और जार वगैरह के बनाने के भी काम में आते हैं। इनका जो मेन डिसएडवांटेज है यानी कि इनकी जो कमी है, इनकी कमी ये है कि ये ज़्यादा देर तक हाई टेम्परेचर को और थर्मल चेंज को रजिस्ट नहीं कर पाते हैं। यानी कि ये हाई टेम्परेचर और जो कोई हीट थर्मल चेंज होता है उसको ज़्यादा देर तक सह नहीं पाते हैं। बोरोसिलिकेट ग्लासेस होते हैं, जिनको हम पायरेक्स ग्लासेस भी कहते हैं। जो बोरोसिलिकेट ग्लासेस होते हैं इनको हम मेनली लेबोरेटरीज़ के ग्लासवेयर्स, फार्मास्यूटिकल कंटेनर्स, हाई पावर इलेक्ट्रिकल बल्ब बनाने के काम में लेते हैं। ये इनका जो रेजिस्टेंस पावर होता है, हीट रेजिस्टेंस और थर्मल शॉक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और ये मेनली केमिकल इंडस्ट्रीज़ और डोमेस्टिक किचन यूटेंसिल्स के बनाने के काम में आते हैं, जैसे कि माइक्रोवेव या फिर ओवन वेयर्स में जो आप यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं उसके बनाने के काम में आते हैं, क्योंकि इनका जो थर्मल शॉक रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा, या हीट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। जो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं बोरोसिलिकेट ग्लासेस के, उसमें सिलिका होता है जिसकी परसेंटेज 70 to 80% होती है। फिर दूसरा उसमें बोरिक एसिड होती है जिसकी 7 से 13% यानी कि 7 से 13% उसकी क्वांटिटी कंपोजिशन होता है। इसमें सोडियम ऑक्साइड्स और एल्यूमिनियम भी ऐड करके इसको इसमें बोरोसिलिकेट्स की जो ग्लासेस की जो ड्यूरेबिलिटी है उसको भी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेड ग्लासेस की बात कर लेते हैं। लेड ग्लासेस में क्या होता है, ये मेनली डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा होता है। जो लेड ग्लासेस होते हैं वो उनका कंपोजिशन मेनली SiO2, PbO और Na2O से होता है। इनमें SiO2 का कंपोजिशन 54 से 65% होता है, और PbO का 18 से 38% होता है। जो Na2 का जो होता है वो 13 से 15% होता है, और ये कंपोजिशन लेड ग्लास का है। इसमें अगर लेड का कंटेंट जो होता है, लेड ऑक्साइड्स का कंटेंट जो होता है 18% से कम होता है तो उसको हम क्रिस्टल ग्लास कहते हैं, और जब इसको हाई रहता है तो ये हम लोग को ये ग्लास लेड ग्लासेस हम लोग रेडियंट शील्ड ग्लास बनाने के लिए यूज़ में लेते हैं। ये भी बहुत कम हाई टेम्परेचर और थर्मल चेंज को रजिस्ट कर पाते हैं, जैसे कि सोडा लाइम कम रजिस्ट कर पाता है। जेना ग्लास जो होता है वो सबसे बढ़िया ग्लास में से एक होता है, क्योंकि और ये क्या कहते हैं केमिकल कंटेनर और इक्विपमेंट्स, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स बनाने के काम में आता है। इसमें बेसिकली ये जिंक और बेरियम बोरोसिलिकेट से बना होता है, और सॉफ्ट क्वालिटी का और गुड क्वालिटी का ग्लास होता है। फ्लिंट ग्लास जो होते हैं वो मेनली मैन्युफैक्चर होते हैं सोडियम, पोटेशियम और लेड सिलिकेट से। ये मेनली आइडल ऑब्जेक्ट्स, कल्चर और कॉस्टली ग्लास इक्विपमेंट्स बनाने के काम में आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल बल्ब्स, लेंसेज ऑफ टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप्स, कैमरा एंड प्रिज्म बनाने के इनके बनाने वाले ग्लासेस में यूज़ किया जाता है। क्रूक ग्लास जो होते हैं वो मेनली सीरियम ऑक्साइड्स के बने होते हैं, और ये हाई अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब करते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सनलाइट से, तो इनको हम जो UV जो ग्लासेस होते हैं उनमें यूज़ करते हैं। क्वार्ट्ज ग्लासेस जो होते हैं इसको हम सिलिका ग्लास भी कहते हैं, और ये मेनली जब ये हमें ऑब्टेन होते हैं जब मेल्ट करते हैं सिलिका को और उसमें से अल्ट्रावायलेट हम पास करते हैं, ये तब हमें क्वार्ट्ज ग्लासेस बनते हैं। और ये जो होते हैं ये हम लोग के अल्ट्रावायलेट लैम्प बनाने में, या फिर केमिकल रिएजेंट या लेबोरेटरी कंटेनर्स जो केमिकल रिएजेंट्स रखने के लिए यूज़ कर जाते हैं उनको बनाने के लिए, या लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के ग्लासेस हैं, और आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।